नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है हिमांशु पटेल। आज है 26 नवंबर, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 191 डेज आर लेफ्ट। आज का मुद्दा है 25 नवंबर यानी गुरुवार और 26 नवंबर यानी आज ये शुक्रवार के 2 दिन के न्यूज़पेपर में जाने लायक चीज़ें क्या थी फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादातर मुद्दे जो थे वो इकोनॉमी रिलेटेड थे कि जैसे बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री स्टेटस से हटाया गया है, वेज रेट इंडेक्स का बेस ईयर चेंज हुआ, डिजिटल बैंक बनाए जाएं ऐसा नीति आयोग प्रपोज कर रहा है, इक्विलाइजेशन लेवाई भारत सरकार धीरे धीरे कम करेगी ऐसा अमेरिका के साथ कुछ समझौता हो रहा है, नॉन फंजिबल टोकन नाम का शब्द वर्ड ऑफ द ईयर बन गया कॉलिन डिक्शनरी में, और इसके अलावा कुछ और न्यूज़ थे फ्रॉम पॉलिटी जजमेंट्स। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये मुद्दा, बांग्लादेश लीस्ट डेवलप कंट्री नहीं है और उसका पर कैपिटा जीडीपी भारत से भी ज़्यादा बड़ा है, तो बांग्लादेश अब विश्व गुरु बन गया है ऐसा भारत के कुछ कॉलमनिस्ट और एक्सप्लेन सीरीज पढ़ो तो मतलब एनीवेज वो देखते हैं मुद्दा क्या है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, तो सबसे पहले हमको समझ होनी चाहिए ये लीस्ट डेवलप कंट्री, एडवांस इकोनॉमी, ये सब शब्दों का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक तो सिस्टम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का क्लासिफिकेशन, वो थोड़ा अलग है। दूसरा होता है यूनाइटेड नेशन का क्लासिफिकेशन जिसमें लीस्ट डेवलप कंट्री, वो कंसेप्ट कुछ अलग है। लेकिन अब जब मुद्दा लिया है तो टॉपिक सब देख ही लेते हैं क्या क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो अलग अलग देशों को ऐसे विभाजित करता है। कुछ होते हैं एडवांस्ड इकोनॉमी जैसे अमेरिका, कनाडा, जापान, ये सब लोग। ऑन द अदर हैंड कुछ होते हैं नॉन एडवांस्ड इकोनॉमी, मतलब अमेरिका, जापान टाइप के देशों के अलावा वाले, जिसमें हम देखें इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। उसके फिर दो क्लासिफिकेशन होते हैं। उसके नीचे एक होगा लो इनकम कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, नेपाल, ये सब लोग। और फिर अंत में ऐसे देश जो न तो एडवांस इकोनॉमी है, मतलब अमेरिका जापान जैसा नहीं, और न ही वो लो इनकम कंट्री है, मतलब पाकिस्तान जैसा भी नहीं। सो नाइदर इन एडवांस इकोनॉमी नॉर इन लो इनकम कंट्री। ऐसे देशों को हम क्या कहें, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज जैसे भारत। तो ये एक क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा होता है यूनाइटेड नेशन और उसका ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक। उसकी अपनी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। वो कहता है लीस्ट डेवलप कंट्रीज, अति पिछड़े देश या फिर अल्प विकसित देश, ऐसा एलडीसी। ये क्या है, डेफिनेशन कुछ ऐसी कि उनकी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम $1230 या उससे कम हो, वहाँ पर इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो, जैसे कुछ बाढ़ आ जाती हो, सुनामी, ये सब कोस्टल लो लाइंग रीजन में हो और बार बार वहाँ पर ये फ्लड, साइक्लोन, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो। देन ह्यूमन एसेट इंडेक्स, मतलब ऐसा देश जहाँ पर ये अंडर नॉरिश पॉपुलेशन, मदर चाइल्ड मोर्टालिटी, कुपोषण हो, मातृ मृत्यु दर ज़्यादा हो, बच्चे स्कूल में कम पढ़ते हो, एडल्ट लिटरेसी, प्रौढ़ साक्षरता कम हो, वगैरह वगैरह। तो जिन देशों में ये 3 टिक मार्क हो जाएंगे उनको कहा जाएगा कि दे आर लीस्ट डेवलप कंट्रीज। तो बांग्लादेश भी ऐसा था, नेपाल भी ऐसा था, और लाओ ऐसा एक देश, LAO लाओ, वो भी ऐसा था। लेकिन इन तीन को अगले कुछ वर्षों में लिस्ट डेवलप कंट्री वाली लिस्ट में से हटाया जाएगा, मतलब उनको अब से डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश माना जाएगा। तो प्रश्न ये होता है कि बांग्लादेश अगर LDC नहीं होगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। पहला परिणाम, मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें उनको नुकसान क्या होगा। मित्रों, जो भी लिस्ट डेवलप कंट्री होते हैं तो फिर उनके एक्सपोर्ट किसी और देश में जाए, जैसे बांग्लादेश के टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, उस पर कुछ भी टैक्स नहीं लगता, इंपोर्ट टैक्स या कस्टम ड्यूटी या ऐसा कुछ नहीं। सो ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस अंडर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट्स। ड्यूटी फ्री आप समझते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगे अमेरिका, यूरोप में। कोटा का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि एक जूता भेजा तो टैक्स नहीं, 10 जूते भेजे तो टैक्स नहीं, फिर 1000वां जूता भेजा तो टैक्स लगेगा, ऐसा कोई कोटा नहीं है। जितने भेजने हो, 10,000 जूते भेजो तो सब पर टैक्स माफी। लेकिन क्योंकि अब ये LDC नहीं रहेगा तो वो वाली उसकी छूट चली जाएगी, जो असल में भारत के लिए खुशी के समाचार है, क्योंकि टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, हमें अमेरिका, यूरोप में बांग्लादेश से टक्कर लेनी पड़ती थी, तब वो भी हमारे साथ ही, उन पर भी टैक्स लगेगा। सो इट विल बेनिफिट इंडिया इनडायरेक्टली। फिर उसी तरह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके ये एग्रीकल्चर सब्सिडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वगैरह के नियम जो बाकी देशों पर लगते हैं, वो लिस्ट डेवलप कंट्री पर उन्हें बहुत सारी छूट या रियायतें मिलती थी जो अब चली जाएंगी। वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो बड़े बहुराष्ट्रीय बैंक होते हैं
उनसे लिस्ट डेवलप कंट्री को इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ब्याज मुक्त लोन मिलते थे, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, इरिगेशन, कैनाल, ये सब डेवलपमेंट के लिए, जो अब से नहीं मिलेंगे बांग्लादेश को, मतलब उसने ब्याज चुकाना होगा। उसी तरह ये सब अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो दान में पैसा देते हों, ऐसे एड, डोनेशन, ग्रांट में भी कमी आएगी। क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन कंट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय अग्रीमेंट उन पर अब और ज़्यादा सख्ती से लागू होंगे। ये सब बातें हैं। उसके सामने फ़ायदा या अच्छी बात क्या, तो समझिए जब बांग्लादेश लिस्ट डेवलप कंट्री न रहते हुए डेवलपिंग कंट्री माना जाए, उसका मतलब अब फॉरेन इन्वेस्टर भी सोचेंगे इसकी इकोनॉमी ग्रो करे, इधर भी लोग अब मोबाइल, टीवी, फ्रिज सब ज़्यादा खरीदेंगे, तो क्यों ना इनकी सब अलग अलग कंपनियों में हम और इन्वेस्टमेंट करें। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और उस हिसाब से वहाँ पर जॉब क्रिएशन में मदद मिलेगी। ये एक बात हुई। अब दूसरा एक मुद्दा चलता है कि बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भारत से ज़्यादा है। द पर कैपिटा जीडीपी ऑफ बांग्लादेश इज़ हायर देन इंडिया। ये मुद्दा क्या है, समझिए जीडीपी, उसका मतलब क्या है कि एक देश में एक वर्ष के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और उसे उस देश की आबादी से आप डिवाइड करो तो आपको जो जवाब मिले उसे हम कहेंगे पर कैपिटा जीडीपी। कि मान लीजिए भारत का 200 लाख करोड़ जीडीपी हो और उसे हम 133 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना हमें मिले। अब ऐसे जो आंकड़े कुछ निकाले जाएं तो पता चला कि इंडिया के केस में 2020 में वो $1800, $1876 बन रहा था, और बांग्लादेश के केस में $1887 बन रहा था। तो तब से लेके ये बहुत सारे कॉलमनिस्ट, यूट्यूब टाइम पास वाले, वो सब लोग कि देखो बांग्लादेश मॉडल कितना महान है और उस पर सब चीज़ होती रहती है। और आज जो ये नया न्यूज़ आया है कि बांग्लादेश एलडीसी सिस्टम से उसको हटाया जाएगा अगले कुछ सालों में, तो ये लोग वापस से मौज में आके लिख के रखो, अगले कुछ दिन वो वही सब पिपुड़ी वापस बजाने वाले हैं। तो ये चीज़ में हमें इतना समझना है, अच्छा वो कैसे हुआ, भारत उससे क्या सीख सकता है, 1 और 2 लाइन्स। सो वाई बांग्लादेश इज़ ग्रोइंग सो फास्ट कि एलडीसी से भी बाहर आ जाए और पर कैपिटा जीडीपी भी अच्छा है। उसका एक काम ये कि उनको पता है उनके पास लो स्किल वर्क फोर्स है, तो वो उसको टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्री में लगाते हैं जिससे उसके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। और एक्सपोर्ट पर अब तक तो एलडीसी था, तो ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस के नाम पर अमेरिका, यूरोप में टैक्स नहीं लगता था, तो उनको मज़ा था, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ रहा था जिसके चलते जीडीपी बढ़ रहा था, बिकॉज दे गॉट ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री ट्रीटमेंट इन अमेरिका, यूरोप, एल्सवेयर। दूसरा, बांग्लादेश में कहा जाता है कि वाटर सैनिटेशन फैसिलिटी थोड़ी अच्छी है, इसलिए वहाँ पर ये जो डायरिया, दस्त लगना, कॉलेरा, टाइफाइड या जो भी ऐसे जो रोग होते होंगे वो थोड़े कम होते हैं, जिसके चलते उनके मजदूर ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं, कम दिन उनको छुट्टी पे जाना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ इन बेटर देन इंडिया। बांग्लादेश भारत से भी महान है ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, वापस हम आए, जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड किया तो हमको मिला पर कैपिटा जीडीपी। तो अब समझिए भारत की जीडीपी तो बहुत बड़ी है लेकिन सामने पॉपुलेशन भी बड़ी है, तो डिवाइड करोगे तो आपको एवरेज नंबर 1876 लगे। उसके सामने बांग्लादेश का एब्सोल्यूट जीडीपी, अगर भारत का जीडीपी हो 200 लाख करोड़, शायद इसका 50 लाख करोड़ भी ना हो, लेकिन जीडीपी छोटा लेकिन आबादी भी छोटी, तो डिवाइड करो तो थोड़ा नंबर रेशियो के हिसाब से बड़ा लग जाए। सो देयरफॉर इट इज़, अदरवाइज बांग्लादेश जीडीपी इज़ हार्डली 11% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो मतलब भारत का 200 लाख करोड़ अगर उत्पादन हो रहा हो तो इसका करीब कितना, 22 लाख करोड़ ही होता होगा। ये तो डिवाइड किया इसलिए। उसी तरह अगर परचेजिंग पावर पैरिटी वाला एक्सचेंज रेट इस्तेमाल करके हम नंबर निकाले तो भी इंडिया इनसे अच्छा है। बांग्लादेश में करप्शन की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल वायलेंस होती है, रेडिकल रिलीजियस ग्रुप जो ब्लॉगर्स की हत्या कर देते हैं, उधर से सब रेफ्यूजी भारत आ रहे हैं, तो अगर घी दूध की नदियाँ बह रही तो ये सब नहीं होना चाहिए। एंड लास्टली, भारत देश को गालियाँ दो और बांग्लादेश की वाहवाही करो, ऐसे टोन में यूपीएससी कभी प्रश्न पूछता ही नहीं है, तो फिर क्यों हमको इतनी सब उसमें पंचायत करनी चाहिए। मतलब ये अभी कुछ दिन तक यही सब चलते रहेगा, टाइम पास कॉलमनिस्ट का सब, देखो कितना महान है। तो हमने जो मुद्दे जानने थे वो कुछ जान लिए। व्हाट कैन इंडिया टेक फॉरवर्ड फ्रॉम इट, तो वो तो जो चीज़ें प्रीवियस इकोनॉमिक सर्वेस ने भी सजेस्ट की थी कि भारत के जो लो स्किल वर्कफोर्स हैं, महिलाएं हैं, उनको टेक्सटाइल जूट इंडस्ट्री में लगाओ और ये हेल्थ सैनिटेशन पर ध्यान रखो। और अमेरिका, यूरोप के साथ हम लोग सब ट्रेड ट्रीटी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते करें ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स को भी वहाँ पर ज़्यादा सुविधा रहे। सो दैट वाज वन टॉपिक। बांग्लादेश मॉडल कितना महान है, ये सब चीज़ अब चलती रहेगी, हमने जान लिया।
इसमें और भी डिटेल में चर्चा वो मैं अपने इकोनॉमी के फ्री अपडेट्स की लेक्चर सीरीज़ Win21 सीरीज़ में कर चुका हूँ। ये वाले लिंक पर आपको और मिल जाएगा। इसका फ्री टेक्स्ट में हैंडआउट भी आपको muna.org/download पे मिल जाएगा। तो ये एक न्यूज़ ख़त्म हुई। उसके अलावा ये 25 और 26 नवंबर के न्यूज़पेपर में ये सब न्यूज़पेपर कॉलमनिस्ट हैं। कौन कौन से अखबारों के हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और वो क्यों मौज में आ गए हैं उसका एक ही कारण है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। वो हेल्थ मिनिस्ट्री का सर्वे, उसमें सब आएगा कि क्या भारत की हेल्थ स्टेटस, इन्फेंट मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी, प्रजनन दर, ये वो सब चीज़ें होती है। जब भी ये कुछ खास न्यूज़पेपर के पास लिखने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो ये डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है, वो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है, ये तहसील के, ये ज़िले के, ये नदी नाले में ऐसा हो रहा है, लाइक दैट दे विल फिल अप द कॉलम। तो 2 दिन से वो चल रहा है इनका। कुल मिलाकर जानने की चीज़ क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट। एक महिला अपनी फर्टिलिटी एज में, मान लीजिए 15 ईयर से 49 ईयर तक में कितने बच्चे पैदा करेगी हाइपोथेटिकली। अगर उसके 3 बच्चे हो तो हम कहें TFR 3 है, अगर हम कहें 2, लाइक दैट दे विल काउंट इट। अब अगर समझिए कोई ऐसी महिला है जिसको सिर्फ एक ही बच्चा पैदा, उसका मतलब क्या, जब मदर फादर मर जाएंगे तो 2 लोग माइनस हो गए पॉपुलेशन से, और +1 में सिर्फ एक बेटा या बेटी, सिर्फ एक बचा, तो पॉपुलेशन क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। तो कई सालों तक तो अपनी टोटल फर्टिलिटी 2.73 के आसपास थी, लेकिन ये जो लेटेस्ट सर्वे हुआ उसमें पता चला कि ये कम होते होते 2 तक पहुंच गई है। मतलब अब भविष्य में अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी। और दूसरे कुछ मुद्दे कि महिलाएं जो बैंक अकाउंट, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हैं उनकी संख्या में और वृद्धि हुई है, वगैरह वगैरह। हम इसको पूरा पढ़ने नहीं बैठेंगे फॉर अ सिंपल रीजन, इकोनॉमिक सर्वे 2022 अगले साल जो आएगा उसमें वो वापस यही सब चर्चा करेगा और उसमें और भी वो सजेशन और वे फॉरवर्ड दिखाएगा। सो देन वी विल स्टडी इट। फिर एक मुद्दा चला है नीति आयोग, माफ़ कीजिए नीति आयोग का बाद में देखते हैं। डिजिटल पेमेंट, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, उसमें कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर, पूरे साल का सबसे महत्वपूर्ण शब्द कौन सा था, तो बताया है नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT। और वैसे NFT क्या है पहले भी समझ लिया था, लेकिन जो लोग चैनल पे नए हैं एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, व्हाट इज NFT। हाँ, तो मुद्दा है नॉन फंजिबल टोकन। तो पहले हमको पता होना चाहिए फंजिबिलिटी का मतलब क्या है। फंजिबिलिटी का मतलब एक तो उस चीज़ का डिवीजन पॉसिबल होना चाहिए, और दूसरा कि जो डिवीजन हुआ उन इकाइयों का, उन यूनिट्स का म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम बात करें 2000 रुपये का नोट, तो उसका क्या डिवीजन हो सकता है, कैन वी डिवाइड इट, द आंसर इज यस। 2000 का नोट तो सामने 500 के 4 नोट भी हो सकते हैं, वी कैन डिवाइड इट। तो पहली कंडीशन डिवीजन पॉसिबल, द आंसर इज यस। अभी दूसरी कंडीशन क्या, म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है। वो ऐसा कि 2000 रुपये के नोट से आप एक घोड़ा खरीद सकते हो, तो क्या ये 500 रुपये के 4 नोट है उससे वही घोड़ा खरीद सकते हो। जवाब है यस, इट इज़ पॉसिबल, दोनों का परचेजिंग पावर सेम है। तो इस तरह ये करेंसी नोट, बिटकॉइन, ये सब के लिए कहा जाता है कि दे आर फंजिबल इन नेचर। बिटकॉइन भी फंजिबल क्योंकि एक बिटकॉइन तो उसका यूनिट डिवाइड करो, छोटे से छोटा यूनिट होता है सतोशी, तो 1 रुपये में कितने 100 पैसे होते हैं, एक बिटकॉइन में कितने 10⁸ सतोशी यूनिट होते हैं, और उसमें भी इस तरह से सब खेल हो सकता है। ना व्हाट अबाउट डायमंड्स, डायमंड के बारे में बोला जाता है कि दे आर नॉट फंजिबल। ऐसा क्यों, अगर ये बड़ा हीरा एक है जिसका वजन मान लीजिए वो 100 ग्राम, और उससे आप एक रेस का घोड़ा खरीद सकते हो, तो क्या इस डायमंड को आप कट करके छोटे छोटे डायमंड बना सकते हो। डिवीजन इज पॉसिबल यस, लेकिन ये डायमंड ऐसे छोटे टुकड़े करोगे फिर वजन के हिसाब से तोल के बेचने जाओगे तो आपको सेम टू सेम प्राइस नहीं मिलेगा। ये ऐसा कि बड़ा डायमंड 100 करोड़ में बिके, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो वो 10 करोड़ में ही बिके। क्यों, क्योंकि जो डायमंड होता है उसमें उसकी वैल्यू, उसका जितना मोटा आकार सिंगल पीस हो वो ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाए कंपेयर टू छोटे छोटे ऐसे पीस। तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, यू कैन नॉट परचेज द सेम हॉर्स यूजिंग दिस डिवाइडेड डायमंड्स का टोटल वेट। गोल्ड में क्या होगा, गोल्ड इज फंजिबल इन नेचर। वो क्यों, ये 250 ग्राम की एक बार है, उसको आप यूज़ करो, उसकी जो वैल्यू हो मान लीजिए 12 लाख रुपए, तो उससे एक घोड़ा खरीद सकते हैं यस। इसी गोल्ड बार को हम डिवाइड करके छोटे छोटे बिस्किट बना दो जिनका कुल वजन हो 250 ग्राम, तो उसका भी वैल्यू उतना ही होगा 12 लाख रुपए, और फिर आप उससे वो घोड़ा खरीद सकते हो। सो इन दिस केस व्हेन वी टेक अबाउट गोल्ड बार्स, सिल्वर बार्स, प्लेटिनम बार्स,
डिवीजन हो सकता है यस, म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन भी हो सकता है यस. सो दे आर ऑल्सो फंजिबल इन नेचर. ऑन दी अदर हैंड, ये जो नया एक तमाशा चला है दैट इज़ नॉन फंजिबल टोकन चीज़ क्या है. मान लीजिए ये एक टाइगर का फोटोग्राफ हमने डिजिटली लिया हो जिसकी वैल्यू हो 2,000 रुपये. उसका फोटोग्राफर इतना पैसा मांग रहा है उसको यूज़ आपको सेल करने के लिए. लेकिन इसी टाइगर को मैं अगर डिवाइड कर दूं फोटो को कि ये पैर उसके, ये पेट उसका और ये सर उसका, ऐसे 3 छोटे छोटे क्रॉप इमेज में बना दूं फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से और उसको बेचने मन चलूँ तो क्या होगा, उसकी सेम प्राइस नहीं मिलेगी. जस्ट लाइक द डायमंड्स, क्योंकि इसका टुकड़े कर दिए तो वो वैल्यू चला गया. तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, बड़ा फोटो जो 2,000 रुपये का हो, छोटे में ये एक आध फोटो 50 रुपये में बिक जाए. मतलब कि दीज आर नॉट फंजिबल इन नेचर. उसी तरह आप कहें कि कोई म्यूज़िक सॉन्ग है जिसकी MP3 फाइल मान लीजिए 50 रुपये में सेल हो सकती है, लेकिन आप उसी को डिवाइड कर दो कि पूरा जो गाना उसका एक कॉलर ट्यून 10 सेकंड का और बाकी जो छोटे छोटे पीछे के अंतरे हो उसको अलग से बेचने जाओ, आपको प्राइस नहीं मिले. सो दीज आर ऑल्सो नॉन फंजिबल इन नेचर. तो हम बात करें इमेज, मीम्स, सॉन्ग, MP3 फाइल, डिजिटल फाइल, ये सब क्या है, डिवीजन हो सकता है यस, लेकिन आपस में म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन हो सकता है. जवाब है नॉट पॉसिबल. क्यों? ऊपर वाले की वैल्यू अलग है और नीचे वालों को आप कंबाइन करो तो वजन के हिसाब से, साइज के हिसाब से वैल्यू सेम नहीं है. तो दैट इज नॉन फंजिबल. और नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है, NFT क्या है? वो असल में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से आप ऐसे फोटोग्राफ, ऐसी MP3 फाइल, उसके इर्द गिर्द मतलब एक ओनरशिप का फ्रेम बिठा दो कि ये फाइल का ये नाम है, इस आदमी ने क्रिएट किया था, इस तारीख को इसने खरीदा, ये प्राइस पे वगैरह. तो दैट इज नॉन फंजिबल टोकन. ऐसे डिजिटल टोकन आप रुपया, डॉलर, बिटकॉइन, इथेरम की मदद से खरीद सकते हैं जिन लोगों ने ऐसा सब क्रिएट किया है. ये सब आजकल ऐसा मास हिस्टेरिया, सामूहिक पागलपन चल रहा है जिसके अपने सब नेगेटिव आयाम है, वो सब हमने डिटेल लेक्चर सीरीज में आगे पढ़ा था. सो दैट इज NFT और ये वाली चीज़ वर्ड ऑफ द ईयर मानी गई है. आगे बात करें बैड लोन्स की, तो आप जानते हैं एक संस्था है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC. तो डिपॉजिटर ने बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया हो और बैंक बंद हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का ये लोग इंश्योरेंस कवर देते थे. मतलब आपने 1 लाख डिपॉजिट किए थे तो आपको 1 लाख मिले, 2 लाख किए थे 2 लाख मिले, 5 लाख किए थे 5 लाख मिले, 6 लाख किए थे तो 5 लाख मिलेंगे. बाकी के 1 लाख का क्या होगा, वो जब उस बैंक की नीलामी होगी या वो बैंक तो उस वक्त आपको बाद में पैसा मिलेगा. अब एक बैंक थी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जिसमें कांड हो गया था. उसके बाद अब उस बैंक का मर्जर होगा कुछ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ. उस पर RBI और DICGC ने कुछ ड्राफ्ट प्रपोजल डाला है, शायद इसलिए क्योंकि वैसे तो जब मर्जर हो जाए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक, विजया बैंक का मर्जर हो गया, तो DICGC वाला किसी को इंश्योरेंस का पैसा नहीं देगा. वो तो अपने आप ये बात है कि वो मर्ज हुए बैंक बड़े बैंक में चले गए तो बड़े बैंक में आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा. पुराने जो देना बैंक, विजया बैंक के कस्टमर थे वो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हो गए, तो उसमें कोई इंश्योरेंस का सीन बनता नहीं. लेकिन शायद यहाँ ऐसा है कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक सारे लॉसेस एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो फिर अब इस केस में ये DICGC पैसा देगा अप टू 5 लाख रुपीज़ टू द डिपॉजिटर और उसके बाद जो बची रकम है वो 5 साल 10 साल में मिलेगी. उस पर ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा वो सब कॉमेंट्री चल रही है, हम लोग पढ़ने नहीं बैठेंगे. पढ़ने इसलिए नहीं बैठेंगे, पुराने पेपर का एनालिसिस करो. UPSC की कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के लिए होती है, उसमें एक बार एक लाइन में पूछा था कि इनमें से कौन से बैंक में RBI ने सब डिपॉजिट विड्रॉल डालें. तो ये सब चीज़ें एक एक लाइन में करनी है एज फार एज UPSC एग्जाम इज कंसर्न. मित्रों, जहाँ पर ये क्विज टेस्ट वगैरह की बात है, हर सोमवार शाम 8 बजे मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट होती है, जहाँ पर हम ये जो सब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसकी एनालिसिस, माफ़ कीजिए, उसकी 20 प्रश्नों की टेस्ट होती है. उसके अलावा हर रविवार सुबह 11 बजे अनअकैडमी की एंड्रॉयड ऐप में एक फ्री टेस्ट होती है जिसका नाम है कॉम्बैट. और इस रविवार को जो होगी उसमें करीब 6 करोड़ रुपए के सब इनाम है, iPad, सैमसंग टैबलेट, फिटबिट, अमेजॉन वाउचर वगैरह. उसके अलावा हर रोज़ सुबह करीब 10 बजे अभियान डेली स्टैटिक्स टेस्ट सीरीज चलती है. मतलब जैसे इतिहास, भूगोल, हर रोज़ की सुबह 10 बजे एक टेस्ट होती है. तो हर मंगलवार सुबह प्रतीक सर की हिस्ट्री की टेस्ट होती है. ये सब फ्री है, यू कैन गो टू दिस लिंक. और फ्री कंटेंट अनलॉक करने के लिए कूपन कोड यूज़ करें monal.org. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. उसके बाद आगे बढ़े, अभी 2 दिन के समाचार हम देख रहे हैं. तो देखिए पेज नंबर इधर उधर आगे पीछे होंगे, डू नॉट वरी मच.
क्रिप्टो करेंसी के बारे में सब चल रहा है, तो मैंने आपको बताया वो सरकार को बिल पेश करने दो फिर पढ़ेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कुछ लोन दिया वैक्सीनेशन के लिए, तो आप वो देगा, हर चीज़ में विकिपीडिया बनना जरूरी नहीं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर किधर है, फिलीपींस के मनीला में है या शंघाई में है, ऐसी हमको जो चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे बढ़े, हंगर माल न्यूट्रिशन। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, उसमें क्या है, 5 किलो अनाज गरीबों को मिलेगा सब्सिडाइज सस्ते दर पर। कोर्स ग्रेन जैसे जवार बाजरा वो सब 1 रुपये प्रति किलो, गेहूँ है 2 रुपये प्रति किलो, और चावल है 3 रुपये प्रति किलो। ये तो था ही, तो 5 किलो अनाज सस्ते दाम पे मिलेगा। उसके अलावा कोरोना में कहा एक और स्कीम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। वो ऐसा कि 5 किलो तो आप अपने पैसों से खरीदो, उसके अलावा और 5 किलो आपको फ्री में दिया जाएगा। 5 किलोग्राम फूड ग्रेन्स गिवन एडिशनली फॉर फ्री। ये वुड ग्रेन नहीं, ये फूड ग्रेन होना चाहिए। ये ऐसा है, मैं गूगल डॉक्यूमेंट में टाइप करता हूँ बोल के, तो वो टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट में कई बार गड़बड़ होती है, बट यू आर इंटेलिजेंट। खैर, ये वाली जो स्कीम थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वैसे नवंबर में ख़त्म होने वाली थी, लेकिन इसको मार्च 2022 तक एक्सटेंड किया। तो अपनी प्रीलिम्स जो अगले साल है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे प्रीलिम में तो ऐसी सब योजनाएं पिछले 2 साल तक जो जो हो रहा है वो सब इंपॉर्टेंट ही रहता है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। वो हमने पहले भी पढ़ा था, क्या है, G7 ग्रुप जिसकी समिट हुई थी कॉर्नवाल इंग्लैंड में, उन्होंने पाया कि ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज, दे आर डूइंग टैक्स चोरी एंड टैक्स अवॉइडेंस। तो उसको रोकने के लिए कि वो जिस देश में धंधा व्यापार कर रही है वहाँ पर उन्होंने टैक्स देना होगा, और दूसरा कि कम से कम उन पर 15% टैक्स लगना चाहिए, ताकि ये बहुत सारे केमन आइलैंड, मॉरिशस, सेशल्स, ये सब देश जिनको हम कहते हैं टैक्स हेवन, कर स्वर्ग, वो ये करते हैं कि हमारे देश में कंपनी लगा दो, हम सिर्फ 2% टैक्स लगाएंगे। तो फेसबुक, गूगल, ऐसे लोग भी ऐसे टैक्स हेवन कंट्री में कंपनी की हेडक्वार्टर बनाते हैं ताकि बाकी देशों में टैक्स नहीं भरना पड़े, यूजिंग सम डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स। तो वो सब तमाशा बंद हो, इसलिए ये ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स फ्रेमवर्क की बात हुई थी। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरा मुद्दा चलता था कि भारत सरकार खुद से एक इक्विलाइजेशन लेवा या गूगल टैक्स लगाती थी। करीब 2016-17 या कुछ ज़माने में भारत सरकार ने पाया कि ये फेसबुक, गूगल जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का भी काम करते हैं, और फिर आगे देखा कि नेटफ्लिक्स जो डिजिटल सब्सक्रिप्शन बेच रहा है, अडोब फोटोशॉप, तो वो भी अब, पहले तो डिस्क में सब मिलता था, अभी वो भी डिजिटल सब्सक्रिप्शन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी डिजिटल सब्सक्रिप्शन। तो ये सब कंपनियां फिर बहाना बना दी, भारत में टैक्स नहीं भरती ये बोल के कि हमारा तो हेडक्वार्टर उधर है और ये तो हम कहीं और से बेच रहे हैं XYZ। तो ये सब ऐसी कंपनियों पर, कंपनीज दैट आर डीलिंग विथ डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, कंपनीज दैट आर डीलिंग विथ ई-कॉमर्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उस पर भारत सरकार ने एक टैक्स मांगना शुरू किया, 2% इक्विलाइजेशन लेवाई, जिसको गूगल टैक्स भी कहा गया। तो वो चल रहा था। तो स्वाभाविक है इसमें अमेरिकी सरकार को मज़ा नहीं आएगा। वो मज़ा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फेसबुक, गूगल उनको ढेर सारा चुनाव फंड में पैसा देते हैं। तो अमेरिकी सरकार नाराज़ थी और भारत को सजा देने के लिए ये बोल रहे थे कि भारतीय सामान पर अमेरिका में ज़्यादा टैक्स लगाएंगे अगर तुमने ये गूगल टैक्स रद्द नहीं किया तो। ऐसी कुछ धमकी थी। लेकिन अब ये जो नया मामला आया कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15%, उसमें एक ऐसी बात है कि ये पूरी सिस्टम लगाते हैं और सामने भारत जैसे देश जो ये गूगल टैक्स मांग रहे हैं वो बंद कर दे, और सामने 15% ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो लगेगा उसमें से उनको जितना व्यापार भारत में हुआ था उसी हिसाब से उनको पैसा मिल जाए। तो हमें भारत ने गूगल टैक्स हटाना होगा और फिर स्टेज वाइज उसको ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स कंसेप्ट के हिसाब से भी पैसा मिलता ही रहेगा। तो भारत और USA ने आपस में कुछ अग्रीमेंट बना रहे हैं वो, ताकि ये धीरे धीरे हटाकर नई 15% वाली सिस्टम आए। इस पर अभी इकोनॉमिक सर्वे और नेक्स्ट बजट में और चीज़ें आएंगी तो हम इसको और आराम से पढ़ेंगे। नीति आयोग, उसने एक प्रपोजल दिया है, डिजिटल बैंक्स। जब आप कहते हैं बैंक तो बैंक की फिजिकल ब्रांच होनी चाहिए, कहाँ पर, भौगोलिक स्थान पर, लेकिन उसकी जगह ऐसे बैंक बनाए जाए जो डिजिटली काम करे। आप ऑनलाइन अकाउंट खोलो और ऑनलाइन सब खेल होते रहे, और उसकी मदद से गांव गांव तक ये सब मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से सुविधा पहुंचे, ऐसा नीति आयोग ने प्रपोजल दिया है। और ऐसे डिजिटल बैंक्स को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में लाइसेंस मिले और वो RBI के रेगुलेशन में काम करे, ऐसा बोला है। खैर अभी इसमें और जब कुछ डिटेल में RBI असल में करेगा तो हम देखेंगे। अभी तो ये सिर्फ प्रपोजल है, तो एक लाइन में ही समझना है, अच्छा ऐसा बैंक जिसकी फिजिकल ब्रांच न होते हुए वो सारा डिजिटल हवा में काम कर। फिर एक मुद्दा है वेज रेट इंडेक्स।
भारत में महंगाई कितनी चले, कैसे पता चले? एनएसओ का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उस हिसाब से वो बास्केट ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज कि अच्छा पहले ये इतना महंगा था, अभी ये बास्केट खरीदना हो तो इतना प्राइस लग रहा है, ऐसे वो नापते हैं। उसी तरह वेज रेट इंडेक्स क्या होता है? वो ऐसा कि पहले 1963 और 65 के ज़माने में ये अलग अलग प्लांटेशन वर्कर, माइनिंग वर्कर, उनको कितनी तनख्वाह मिल रही है, उसके सामने अभी कितनी तनख्वाह मिल रही है, ऐसा वो सूचकांक इंडेक्स बनाता था। इसमें कुछ सुधार किए गए कि बेस ईयर बदल के 2016 किया गया और इसमें और नए नए इंडस्ट्रीज़ को डाला गया जिसका सर्वे होगा। सिंथेटिक टेक्सटाइल, टेक्सटाइल गारमेंट, फुटवेयर, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, ड्रग, मेडिसिन वगैरह। ये सारा सर्वे कौन करेगा? लेबर ब्यूरो करेगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के नीचे एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस पे भी ये वापस नया सर्वे आएगा, कुछ और बोलेगा तो हम और देखेंगे। ये डेटाबेस का फ़ायदा क्या होगा? हमने आगे पढ़ा था वेज कोड, मतलब उस हिसाब से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग सेक्टर्स के लिए मिनिमम वेजेस, न्यूनतम वेतन तनख्वाह तय करेगी। तो उसको डिसाइड करते वक्त ये सब डेटा हमें कुछ मदद करे। अच्छा, प्लांटेशन वर्कर को एवरेज इतना वेज मिल रहा है तो उसको इतना बढ़ाना चाहिए जीवन स्तर, और जितना कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, सामने माइनिंग वर्कर वो भी ऐसा काम करे तो उनका इतना होना चाहिए वगैरह। इसके अलावा अब जो न्यूज़ है वो सब, जैसे कि स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, तो उत्तर प्रदेश स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवार में बन रहा है, उसकी क्या ओनरशिप स्ट्रक्चर है और जूरी की कंपनी उसको बना रही है वगैरह वगैरह, वो देख लेना। उसी तरह जीपीएससी गुजरात परीक्षा के लिए निवास, एक मराठी फिल्म है जो गुजरात के फिल्म मेकर ने बनाई है, और ये जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। कल एक कॉलम था वीमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड मैरिजेस के बारे में, तो ये पूरी लंबी चौड़ी उसमें जो कहानी है, ऐसा इसमें कुछ नहीं जो आपको पढ़ के समझ में नहीं आए। तो इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है कि बाल विवाह क्यों खराब है और उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। अब बाल विवाह क्यों खराब है वो तो सब समझते हैं, बट कैन यू राइट दैट थिंग इन 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स? शब्द होने चाहिए अपने पास कि अच्छा वो खराब क्यों है, क्योंकि उसके चलते टीनेज प्रेगनेंसी, पॉपुलेशन ग्रोथ, चाइल्ड स्टंटिंग, पुअर लर्निंग आउटकम, लॉस ऑफ वीमेंस पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस, सोशल आइसोलेशन, पुअर न्यूट्रिशन, एनीमिया, डोमेस्टिक लेबर वगैरह वगैरह। तो ढेर सारे आपके पास शब्द होंगे तो आप आराम से वो सब चीज़ों को मेंस में, निबंध में लिख सकते हैं, इंटरव्यू में बोल सकते हैं। तो ये सब पूरा क्या है देख लेना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पेज 8 पर कुछ एक्सप्लेन सीरीज वगैरह में ये क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर। वो ऐसा होता है ऊपर से वो कुछ इंफ्रारेड लाइट जैसा चला है और नीचे उसका सेंसर उसको डिटेक्ट करे और उस हिसाब से आपके ब्लड में जो कितना हीमोग्लोबिन या ऑक्सीजन है वो सब डिटेक्ट करता है। तो उसका वैज्ञानिक सिद्धांत दिया है, आराम से देख लेना फॉर प्रीलिम्स। नेगेटिव न्यूज़ में इसलिए है कि पाया गया कि अगर आपकी गोरी चमड़ी हो तो उसमें सही डेटा दिखाता है, लेकिन अगर चमड़ी अश्वेत हो तो ये ऊपर से लाइट नीचे उतना पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, तो वो डेटा सही नहीं दिखाता, जिसके चलते मतलब फॉल्स डायग्नोसिस हो जाए, वो आदमी को असल में हीमोग्लोबिन इतना या ऑक्सीजन इतना कम ना हुआ हो लेकिन वो दिखाए कि कम हो रहा है वगैरह। तो मतलब रेसिज्म इन द मेडिकल डिवाइसेस, ऐसी उसकी कंट्रोवर्सी चल रही। पर्सन इन न्यूज़ नॉन आईएएस एग्जाम में मैग्डालेना एंडरसन कौन थी? स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री, और उसमें भी इसलिए कि वो सिर्फ 12 घंटे में उसको रिज़ाइन करना पड़ा क्योंकि वो गठजोड़ वाली सरकार गिर गई। जर्मनी के नए चांसलर कौन? ओलेफ स्कॉल्स, जो एंजेला मार्केल को रिप्लेस करेंगे। फिर कुछ न्यूज़पेपर कॉलम, उसमें वो एक लड़का था, उसको टाइम पर वो सर्वर एरर के चलते फीस नहीं दे पाया आईआईटी की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसके लिए नया एक सीट क्रिएट करो। फिर मेंटल हेल्थ, डेथ पेनल्टी वगैरह अलग अलग कॉलम्स हैं कल और आज के न्यूज़पेपर में। टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वोकेबलरी यू कैन रीड देम। पॉलिटी एंड राइट्स इशू, उसमें कुछ और मुद्दे चल रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, मतलब जो SC ST OBC में नहीं है उसके अलावा, मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर जो गरीब है उसको आरक्षण मिले, तो उसके लिए व्हाट इज़ द इनकम लिमिट? 8 लाख रुपीज़। इस पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चल रहा है। वो इसलिए कि एक तरफ आप बात करें OBC, तो उनके लिए भी नॉन क्रीमी लेयर वाला क्राइटेरिया 8 लाख रुपए की एनुअल इनकम है। तब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब आप कहते हैं OBC जो कि सोशली, सामाजिक रूप से भी वो पिछड़ापन है और एजुकेशनली भी पिछड़ापन, तो उस हिसाब से उनके 8 लाख आपने रखें इनकम लिमिट। और सामने ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन जनरल कैटेगरी, तो वो सोशली तो बैकवर्ड नहीं है, तो फिर उसका 8 लाख क्यों रखा? उसका कम रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए? क्या नियम होना चाहिए? क्या कुछ आपने सर्वे करवाया कि नहीं?
ऐसा भारत सरकार को पूछा है, तो भारत सरकार ने कहा है नहीं नहीं हम इसको वापस चेक करेंगे और कुछ नए नंबर लेकर आएंगे। तो जब ये वापस नए नंबर लेकर आएंगे तो देखेंगे। इसके बाद का मुद्दा है डेथ पेनल्टी फॉर रेपिस्ट, और उसके सामने क्या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए। वो बात ऐसी है 2012 में दिल्ली में वो निर्भया गैंगरेप केस, उसके बाद सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत ये इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता उसमें एक नया सेक्शन डाला था 376E। उसमें ऐसा था कि जो रिपीट ऑफेंडर है, जो एक बार रेप केस में पकड़ा जाए फिर वापस पकड़ा जाए दूसरे केस में, तो उसको मृत्युदंड डेथ पेनल्टी दी जाए। अब मामला ऐसा हुआ महाराष्ट्र में एक शक्ति मिल्स नाम की जगह थी जहाँ 3 लोग ऐसे बदमाश थे कि जिन्होंने जुलाई महीने में एक महिला के साथ बलात्कार किया, फिर वापस अगस्त महीने में भी दूसरी एक महिला को वहीं पर वो किडनैप करके ले गए और बलात्कार किया। तो यानी ये क्या हुआ, रिपीट ऑफेंडर्स हुए, तो इनको क्या मिलना चाहिए, डेथ पेनल्टी मिलना चाहिए। और वही लोअर कोर्ट ने तो निचली अदालत ने किया, लेकिन वो फिर मामला जाता है बॉम्बे हाई कोर्ट ने, तो उन्होंने वो डेथ पेनल्टी को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मृत्युदंड नहीं आजीवन कारावास। और इसमें कोर्ट ने ये पाया, हाई कोर्ट ने, कि इट इज़ नॉट लीगली कंपलसरी कि डेथ पेनल्टी है तो डेथ पेनल्टी देनी ही है, वो डिपेंड करता है कि मामले की क्या गंभीरता है। और दूसरा हाईकोर्ट का ये मानना है कि अगर डेथ पेनल्टी देंगे तो वो तो तुरंत मर जाएगा आदमी, लेकिन अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो हर रोज़ उसने जो उसे वो होने चाहिए उत्पीड़न और पछतावा वो मिल नहीं पाएगा, इसलिए रोजाना उसको आजीवन कारावास वो ज़्यादा बेहतर है। अब इस पर भी और कुछ कॉलम आएंगे एथिकल डायमेंशन, तो हम देखेंगे। फिर मुद्दा है राइट्स इश्यू, सोशल मीडिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंटॉलरेंस वगैरह। वो कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद ने एक नई किताब लिखी है सनराइज ओवर अयोध्या, और उसमें उसने ये कहा कि ये जो भारत के हिंदुत्व ग्रुप है वो इस्लामिक स्टेट, आईसिस, बोको हराम जो नाइजीरिया का ऐसा आतंकी समूह है उसके जैसा वो खराब है। तो इस पर अलग अलग जगह सब पिटीशन चले कि ये किताब को प्रतिबंध कर दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा करने से मना किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहा है, मना किया क्योंकि पहला कि कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है कि किताब पढ़नी है आप अपनी आंख बंद कर दो और किताब मत पढ़ो। दूसरा, यदि कोई ज़्यादा भावुक हो गया है तो ये किताब के खिलाफ वो खुद का ब्लॉग आर्टिकल या दूसरी किताब लिखे कि क्यों सलमान खुर्शीद की बातें गलत हैं। तीसरा, ये जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 19 के हिसाब से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह है, तो गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी चीज़ को बैन भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि गालियाँ बको, उस पर तो आपको सज़ा हो सकती है। तो उसी तरह आप किताब में भी कुछ गलत लिखे तो उसे बैन किया जा सकता है। बहुत सारे किताब पहले बैन हो चुके हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसको अभी बैन नहीं किया है, तो कोर्ट मान रही है कि हम उस पर अभी कुछ नहीं कहें। और अंत में अगर ये बुक को अभी बैन किया जाए तो उससे जो पब्लिशर होगा उसको भी तो आर्थिक नुकसान होगा, वो भी सोचने का विषय। आगे पॉलिटी में, और कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 1949 में संविधान को अपनाया था। ये वाली चीज़ कब से शुरू हुई, ऐसा दिन मनाएंगे, वो 2015 से शुरू हुआ। इस बार भी प्रेसिडेंट कुछ पार्लियामेंट में इसका प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष वाले लोग हाजिरी नहीं दे रहे हैं। आगे फिर कुछ डिफेंस के समाचार, और उसके अंदर ये INS वेला नाम का नया डीजल सबमरीन वगैरह, ये पढ़ लेना आसान है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। फिर एक्सप्लेन सीरीज़ में ऑयल फॉर इमरजेंसी, वो तो हमने कल ही देख लिया था कि विश्व बाजार में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, सप्लाई उसकी कम हो रही है। ओपेक कार्टेल से लड़ने के लिए भारत, जापान, हम आपके भारत, USA, ये सब देशों ने तय किया कि हमने पहले से बफर स्टोर में जो रखा था क्रूड ऑयल उसको हम निकाल के सप्लाई बढ़ाएंगे, तो वो तो हमने देख लिया था। जयललिता की प्रॉपर्टी पर तमिलनाडु राज्य सरकार का अधिकार हो या उसके भतीजों का या जो क्या, वो सब की पॉलिटिक्स हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। फिर साइबर सिक्योरिटी में, जैसे भारत में ये UIDAI आधार है, ऐसा पाकिस्तान में भी संस्था है जिसका डेटा चोरी हो गया और उसकी मदद से 13,000 इलीगल सिम कार्ड इशू किए गए। तो ये सब चिंता जोखिम का विषय भारत के लिए क्यों, वो सब इलीगल सिम कार्ड वाले करेंगे क्या, अंत में तो भारत के सामने कुछ ये सब मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस, वो सब का जो कांड हो। और हमने भी अपने पास ये UIDAI आधार की जो डेटाबेस है उसको और सुरक्षित रखना चाहिए, वरना उधर से भी ऐसे इलीगल सिम कार्ड बना दिए जाएं। क्योंकि आपको नया सिम कार्ड लेना होता है तो आधार कार्ड नंबर मांगता है और वो सब वेरिफिकेशन। बट सपोज इफ डेटा इज लीक्ड एंड देन एनीवन कैन क्रिएट सिम कार्ड यूजिंग समवन एल्सिस डेटा, तो सोचो कितना उसमें नुकसान होगा, भारत सरकार का भी नुकसान, क्योंकि अलग अलग
बैंक खातों में वो सब आधार कार्ड मोबाइल नंबर के साथ लिंक करके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सब्सिडी का पैसा भेजा जाता है, तो वो सब कितनी चोरी होगी। फिर एथिक्स में एक पुलिस करप्शन की इंटरपोल का बॉस कौन था, तो पहले एक चाइनीज़ व्यक्ति था और उसको 4 साल का कार्यकाल दिया था, लेकिन उससे पहले चीनी सरकार ने उसको वापस बुला लिया। क्यों? क्योंकि वो खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में उसको पकड़ लिया। खैर, अब उसको बदल के यूएई के कोई मेजर जनरल अहमद नसील अल रईसी को नया चीफ बनाया गया। खैर, ऐसी माइक्रोस्कोपिक चीज़ें यूपीएससी के लिए तो काम की नहीं, लेकिन नॉन आईएएस एग्जाम में शायद कुछ पर्सन ही न्यूज़ में। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझना इतना है कि इंटरपोल का खुद का जो बॉस है वो भ्रष्टाचार में, तो आप क्या उम्मीद करें वो नीचे नीरव मोदी और विजय माल्या टाइप के लोगों को विश्व में पकड़ने की कोशिश करें। एनीवे, सो दैट वाज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।